हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। सबसे पहले भारतीय होने के कारण हम अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं कि हम जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम मेनली समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम अगर अपनी हिस्सेदारी करें, उस चीजों का जो एक विचार होता है कि हमें भी कोई भी जो डिसीजन हो रहा है उसमें हमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और सारी की सारी जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी कोई डिसीजन ले तो उसमें जो है जो उनके नागरिक है उनकी सहमति होनी जरूरी है। कंसेंट का मतलब होता है कि उनकी सहमति होनी जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में एक जो रिश्ता होता है उसको हम समझने की कोशिश करें। क्या रिश्ता है कि डिसीजन मेकिंग में हमारे अगर हम विचार करते हैं या हमारे जो विचार हैं, कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसके में अपनी हिस्सेदारी लें, हम भी अपने विचार को रखें कि हम ऐसा सोचते हैं। और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी जो है अपने सिटीजन्स की सहमति को एक्सेप्ट करे, उसकी जरूरत को समझे कि हाँ तब जाके वो डिसीजन ले। तो उस चीज की जो एक रिलेशन होता है उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यही एलिमेंट्स हैं जो हमें मिलकर डेमोक्रेसी बनाते हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कहाँ होती है, जो हमारी पार्लियामेंट है, यानी इंस्टीट्यूशन जो हमारा पार्लियामेंट का है, इसके अंदर हम बेस्ट तरीके से अपनी इस डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस करें। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट जो है वो अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनको मौका देता है कि वो जो है पार्टिसिपेट कर सके, हिस्सेदारी कर सके, हिस्सा ले सके डिसीजन मेकिंग में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। और यही हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है और साथ ही साथ मुख्य फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरानी पार्लियामेंट की फोटो है। अब आता है सबसे पहला टॉपिक, पीपल जो है वो डिसाइड क्यों करें, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। इंडिया जैसा हम जानते हैं हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947। इससे पहले बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे समाज के जिन्होंने एक लंबा और मुश्किल भरा संघर्ष किया, तब जाके हमारे को ये आजादी मिली। यानी कि बहुत सारे सेक्शन सोसाइटी के उन्होंने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, तभी तो हम आज आजादी को हासिल कर पाए। तो अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग थे जिन्होंने इस संघर्ष को ज्वाइन किया, वो किससे इंस्पायर्ड थे? आइडियाज जो फ्रीडम को लेकर है, इक्वालिटी को, या जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग का, उससे जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तभी उन्होंने जो है अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया। कॉलोनियल रूल के टाइम पे लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर के अंडर जी रहे थे और बहुत सारे ऐसे थे जो उनके डिसीजन से, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी उससे सहमत नहीं होते थे। पर अगर वो उनके जो डिसीजंस थे उनकी जरा सी भी आलोचना करते तो उनको डर क्या होता था कि उनको बहुत बड़ा या भयंकर उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। पर ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इसने सारे के सारे जो भी सिचुएशंस थे उनको बदल कर रख दिया। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, मतलब राष्ट्रीयवादी जो लोग थे, अब वो खुलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करने लग गए और अपनी डिमांड्स को सामने उनके रखने लग गए। 1885 की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने डिमांड किया कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, जिनके पास अधिकार हो कि वो भी बजट को लेकर डिस्कशन कर सके और सवाल पूछ सके। मतलब हमारे भी कुछ लोग चुनकर लेजिस्लेचर में जाएं और वहां उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो बजट को डिस्कस कर पाए और क्वेश्चंस पूछ पाए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909, उसने कुछ तौर पे कहना चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, आपके कुछ मेंबर्स चुनकर लेजिस्लेचर में आ सकते हैं। पर शुरुआत में ये जो लेजिस्लेचर थे
ये सारे के सारे किसके अंडर थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उन्होंने ये जो लेजिस्लेचर्स को अलाउ किया था वो किस लिए हुआ था? क्योंकि बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो उस डिमांड से निपटने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर देते हैं। पर यहां उन्होंने सारे जितने भी एडल्ट्स थे, बड़े बूढ़े जो थे, उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया और साथ ही साथ ना उनको हिस्सेदारी लेने दी कोई भी डिसीजन मेकिंग। मतलब एक तरह से तुम्हें इजाजत भी दी पर तुम्हारे को कोई भी ऐसी चीज पावर नहीं दी जिससे तुम उनकी कुछ भी चीज को हिला पाओ। अब जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो एक्सपीरियंस रहा कॉलोनियल रूल का या जो पार्टिसिपेशन रहा अलग अलग लोगों का स्ट्रगल में फ्रीडम के, उसने कहीं ना कहीं एक संशय छोड़ दिया, एक शंका छोड़ दी नेशनलिस्ट के माइंड में कि सारे के सारे जितने भी नागरिक हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको जो है पार्टिसिपेशन करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। क्या वो आगे कर पाएंगे? जो इंडिपेंडेंस हमें आगे जाके मिलने वाला था, हम लोग उसके लिए क्या होने जा रहे थे? एक आजाद कंट्री के नागरिक। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब गवर्नमेंट जो है वो करे जो उसका मन चाहे। अब जो गवर्नमेंट बने एक आजाद कंट्री में, वो एटलीस्ट जो लोगों की जरूरतें हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, उनके प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको आजादी मिलने का फर्क क्या पड़ा? आप ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो वही कर रही थी, अपने आप अपने डिसीजन ले रही थी, आप उसको आलोचना नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर हम आजाद कंट्री बन रहे हैं, अब हम ही लोग हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि वो जो है लोगों की जो डिमांड्स और जो भी नीड्स है उनके प्रति संवेदनशील हो। ये जो एक सपने देखे थे, इच्छाएं थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उससे जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, उसमें मेनली क्या रखा गया कि प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, उसके अंदर ये प्रिंसिपल रखा गया। मतलब सारे के सारे जो बुजुर्ग नागरिक हैं, बड़े हैं, एडल्ट आते हैं, जो उनके पास अधिकार है वो वोट डाल सकते हैं। 18 प्लस की जो एज होती है उसके बाद से हर आदमी वोट डाल सकता है। ये वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को रखा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक राइट में फोटो दी हुई है एक इलेक्टर की, मतलब जो वोट डालने आए हैं वो ईवीएम को इस्तेमाल करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फोटो है ये दर्शाती है कि वोटर जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहे हैं कि कैसे ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना है। ईवीएम्स जो है अब पूरे कंट्री में यूज करी जाती हैं और पहली बार इनका इस्तेमाल हुआ था 2004 के जनरल इलेक्शंस। इससे क्या हुआ, जो इस्तेमाल हुआ ईवीएम का, लगभग 1,50,000 पेड़ जो हैं वो बच गए, जिनको काट कर 8,000 टन पेपर बनाया जाता सिर्फ बैलेट पेपर्स को प्रिंट करने के। अब आप सोच सकते हैं ईवीएम के और बैलेट पेपर के उसमें कितना डिफरेंस आ गया कि आपके पेड़ जो हैं लगभग 1.5 लाख पेड़ आपके इस कारण बच गए। फिर आता है अगला टॉपिक, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो टेक ऑफ पॉइंट मानते हैं डेमोक्रेसी का वो है आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी कि सहमति वाला जो विचार होता है, यानी कि आपका जो इच्छाएं हैं, आपकी सहमति, अप्रूवल, लोगों का उस पर्टिकुलर डिसीजन में हिस्सा लेना, ये होता है टेक ऑफ पॉइंट डेमोक्रेसी का। लोगों की इच्छा, लोगों का अप्रूवल यानी सहमति और लोगों की हिस्सेदारी, ये डिसीजन होता है लोगों का जो एक गवर्नमेंट बनाता है लोकतांत्रिक, और कैसे वो फंक्शन करेगी उसके बारे में डिसाइड करता है। जो बेसिक आइडिया है इस तरीके की डेमोक्रेसी का वो ये है कि चाहे इंडिविजुअल हो या सिटीजन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। और सिद्धांत के तौर पे देखा जाए तो जो गवर्नमेंट्स हैं या और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इन सिटीजन्स का ट्रस्ट हासिल करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर इंसान का विश्वास होगा तभी आपका जो काम है वो सफलतापूर्वक या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सही तौर पे और सही ढंग से चल पाएगा। अब
पहला सवाल आता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना अप्रूवल गवर्नमेंट को कैसे देता है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इलेक्शंस के थ्रू जो है इसको कर सकते हैं। लोग अपना प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, उसे पार्लियामेंट में भेजेंगे, फिर एक ग्रुप जो है इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से गवर्नमेंट बनाएगा। पार्लियामेंट जो कि सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका एक साथ मिलकर बना होता है, वो कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी करता है या गाइड करता है गवर्नमेंट को। इस सेंस में लोग जो हैं वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि की मदद से गवर्नमेंट बनाते हैं और साथ ही साथ उसको कंट्रोल करते हैं। अब आप यहाँ एक और इमेज देखिए, ये फोटो दिखा रहे हैं इलेक्शन स्टाफ की, जो कि एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं पोलिंग मटेरियल और ईवीएम्स को पोलिंग स्टेशन जो कि बहुत ही अलग अलग इलाकों में हैं वहां पर ले जाने के लिए इन हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है मटेरियल को लाद के उस जगह पहुंचाने के। कितना मुश्किल भरा होता होगा इन लोगों के लिए, लेकिन तब भी ये इलेक्शन के टाइम पे पूरी एक्टिवली उस जगह जाते हैं और लोगों को वोट डालने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं। तो ये जो एक ऊपर आइडिया दिया गया रिप्रेजेंटेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम थी क्लास 6 और क्लास 7 में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर। आप इस बात से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के। अब इन सारे जितने भी विचार हैं उनको हम रिकॉल करते हैं एक एक्सरसाइज को करके। यहां पर आपको क्या बताना है, पहले की जो टर्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, इसको एक्सप्लेन करते हुए कि एमएलए जो है वो कौन होता है और कैसे वो इंसान इलेक्ट किया जाता है, इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है कि एमएलए कौन होता है और कैसे जो है एक इंसान चुना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी टीचर से आपको ये पता करना है, डिस्कस करना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है और पार्लियामेंट यानी जो लोकसभा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तीसरा है, आपको ये जो लिस्ट दी गई है इसमें से आपको ये पहचानना है स्टेट गवर्नमेंट का वर्क क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क क्या है। जैसे डिसीजन जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो है मेंटेन करना पीसफुल रिलेशंस चाइना के साथ, ये किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश का जो डिसीजन है या मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन है कि वो बोर्ड एग्जाम्स को डिसकंटिन्यू करेगी क्लास 8 के लिए सारे स्कूल्स में जो इस बोर्ड के अंडर आते। ये काम कौन कर रहा है, एमपी गवर्नमेंट। तो ये कौन सा गवर्नमेंट हो गया, इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट। नई ट्रेन का कनेक्शन अजमेर और मैसूर के बीच में, ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 1000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसी तरीके से यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको बताने हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एमएलएस, रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली। ये आपको एक तरह से इन वर्ड्स को फिल करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमारे समय पे थी उनको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता था या रेफर किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के तौर पे। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में जो लोग हैं वो डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि किसको चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को। किसके थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ये जो एमएलएज हैं ये मिलते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के की डेट पे। गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहला सकती जब तक कि वो अलाउ नहीं करेगी जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब सारे के सारे जो एडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के अंदर उनको अधिकार है कि वो वोट डाल पाए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आपने जो है पढ़ा होगा कि ज्यादातर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं चाहे वो पंचायत के हो, विधानसभा के या फिर पार्लियामेंट, उनको चुना जाता है एक फिक्स पीरियड 5 इयर्स के लिए। तो हमारे में ऐसा सिस्टम क्यों है कि जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए चुने जाते हैं और ना कि पूरी जिंदगी के लिए। एक क्वेश्चन ये है।
उसके बाद एक अगला क्वेश्चन और है कि आपने पढ़ा है कि लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से हिस्सा लेते हैं, खाली इलेक्शंस के थ्रू ही नहीं कि अपने अप्रूवल या डिसअप्रूवल को बता रहे हैं, एक्शंस जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए ही नहीं, आपको ऐसे 3 और तरीके बताने हैं। पर उसके लिए आपको एक स्मॉल स्किट जो है वो तैयार करनी होगी, मतलब कोई एक प्ले तैयार करिए जिसमें आप बताएं कि जो लोग हैं उनको खाली हिस्सेदारी जो है इलेक्शंस के थ्रू ही नहीं है, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे लोग जो है हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आपकी एक कुछ एक्सरसाइज है जो दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसके क्या क्या करेक्ट आंसर्स हैं। ये सेल्फ अटेम्प्ट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th और 7th में, आसानी से इसको कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर 3 इमेजेस दी हैं। सबसे ऊपर जो है वो पार्लियामेंट जो है, इंडिया की संसद जो है, वो उसको बोलते हैं हम हमारा सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इसके 2 हाउसेस होते हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स की, और उसको चेयर कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहलाती है, इसमें टोटल मेंबरशिप है 545 की, और इसको जो है इसको प्रिसाइड कौन कर रहे हैं, स्पीकर। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यहां करते हैं इसे अगले वीडियो में।